वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। बैश इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट अब हिस्ट्री बुक्स में और 5 ही मैचेस थे शो पर। अभी जिस टाइम हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टाइम हो रहा है सुबह के 4:08। लेकिन आपके लिए जो कंटेंट है स्पॉटिफाई पे वो भी क्योंकि कंसिस्टेंटली लाने का प्रॉमिस किया तो इसलिए ये है आपके लिए रेटिंग वाला एपिसोड और थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियोस आते हैं उसमें हमारे पास थोड़ा सा लेंथ को लेके रेस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष है मेरे साथ और सबसे पहले मैं इसके ऊपर टेक लेना चाहूँगा क्योंकि बैश इन बर्लिन से पहले आयुष हम सारे लोगों का यही कहना था कि यार कुछ मतलब ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा, जो कि शायद आप सारे लोग बैश इन बर्लिन देखने के बाद बोलेंगे कि बढ़िया हुआ भी है। लेकिन वो जो हम एक एलिमेंट मिसिंग होने की बात कर रहे थे कि वो पेपर व्यू वाली फील नहीं आ रही। अब जब बैश इन बर्लिन हो चुका है तो इसके बारे में अब क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जिन लोगों को भाई पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं बैश इन बर्लिन के बारे में अपना मैच ऑफ द नाइट की पोल फटाफट नीचे कर देना कि आपके हिसाब से बेस्ट मैच कौन सा था। लेकिन बहुत लोग रोहित ये बात बोल रहे थे, हमने डिस्कस भी करी है कि कैसे ट्रिपल एच 5 ही मैच बुक करते हैं, ये कम है और ज़्यादा शो में चीज़ें होनी चाहिए ये। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात आ रही है कि ट्रिपल एच ने प्रूव भी कर दिया कि जब से नई एरा पलटी है या नई चीज़ स्टार्ट हुई है उनको परफेक्टली पता है कि 5 मैच का एक शो में यूज़ कैसे कर सकते हैं। हर मैच को टाइम दिया गया, मतलब अगर यही इस शो में 8 मैच होते, लगा लो 7 मैच होते, तो जो विमेंस टैग टीम मैच है वो तो भाई मारा जाता, 4-5 मिनट से उससे ज़्यादा दिए नहीं जाते, लोग भाई उसके बारे में बात भी नहीं करते। तो ओवरऑल जिस तरीके से प्रोड्यूस करा गया शो, मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन भाई मैं वापस मैचेस की तो बात करनी है, रेटिंग भी देनी है, लेकिन रोहित अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस यूरोपियन क्राउड्स को, क्योंकि यूएस के क्राउड चाहे जितने भी अच्छे हों कभी कभार इसके आसपास कुछ नहीं है। भाई लियोन के बाद नाम बर्लिन का ही आएगा। मैंने जब स्मैकडाउन में बर्लिन के क्राउड को देखा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा ओवरसीज़ वाला क्राउड है, लेकिन ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी जो बियर कोई गटका के आया अच्छे से, या हो सकता कोई रेड बुल पी के आया, कुछ तो उनकी जो एनर्जी है वो अलग लग रही थी। और कई मैचेस में हमने देखा कि जब मैच की जो पेस है वो स्लो हो रही थी तो इसी क्राउड ने उस चीज़ को जो है थोड़ा सा पेस में रखा। और अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलो एक एक करके मैचेस के ऊपर आते हैं, उसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट अब क्या होगा उसको भी टच करते हुए जाएंगे क्योंकि आगे एपिसोड्स में भी आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस मैच से जो कि शो का भी मेन किक ऑफ में था। सबसे पहले तो कोडी रोड्स किक ऑफ में आ गए हैं, इसके बारे में क्या ओपिनियन है और मैच कैसा लगा? स्पेशली ये बात कंसिडर करते हुए कि इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला था कि यार ये कि मतलब फिलर मैच की तरह ही है या फ्यूड है ऐसी। कोडी रोड्स की रेन की जितनी भी रोहित क्रिटिसिज्म चल रही है वो बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई आगे कोई डिफेंड करेगा और बोलेगा भाई नहीं कोडी तो बहुत अच्छी रेन चल रही है तो फिर वो बेवकूफ़ है। लेकिन एक चीज़ जो कोडी की रेन में बहुत अच्छी चल रही है वो है उनके कंसिस्टेंट मैचेस की क्वालिटी। अब कुछ बंदा बोलेगा आगे भाई यार मैचेस से फ़र्क नहीं पड़ता, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, तो ठीक है, हर किसी का अपना आउटलुक है। लेकिन जितनी भी बेकार स्टोरी लाइन थी या फिर जिस तरीके से मैच इतना कुछ खास नहीं लग रहा था, ये मैच में उस छोटी सी स्टोरी को भी जो दिखाया गया कि कोडी की नी इंजर्ड है, केविन ओवेंस उसके साथ गलत नहीं करना चाहता, उसने से भी उन्होंने पॉइंट को उठा के जो मैच में स्टोरी दिखाई, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया लगा मुझे मैच। मैंने पता नहीं कहीं वीडियो में या पॉडकास्ट में ही बोला था कि डब्ल्यू के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं अब यहाँ पर चीज़ों को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। तो जितने भी डब्ल्यू के पास चीज़ें थी उन्होंने सब कुछ यूज़ किया। और मैं वैसे ट्विटर पे ट्वीट करना चाह रहा था कोडी रोड्स के इस मैच को अप्रिशिएट करते हुए, बट मेरा ट्विटर पे कुछ अलग ही चलता है। तो लेकिन हाँ, ये बात है कि कंसिस्टेंटली उनके जो मैचेस हैं वो बहुत बढ़िया रहे हैं। और अगर मैं इस मैच की भी बात करूं तो इस मैच ने मैं बोलूँगा बैश इन बर्लिन की टोन मेरे लिए सेट करी। मतलब ये चलो सार्कास्टिक वे में मजाक करने के लिए हर किसी के बारे में बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कोई बंदा किक ऑफ शो में कर रहा था उसकी कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि रोमन रेंस ने भी किए हुए हैं अपने ट्राइबल चीफ वाले रेन के अंदर ही शोज को किक ऑफ। और उससे बड़ा एग्जांपल ब्रॉक लेसनर ने भी शोज को किक ऑफ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है भाई कि अगर कोई मैच किक ऑफ में है तो उसकी वैल्यू नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि किक ऑफ मैच ही मेन इवेंट डब्ल्यू उसको उस नजरिए से देखते हैं, लेकिन क्योंकि मेन इवेंट के लिए उनका वही एग्जैक्ट प्लान होता है तो फिर वो सेकंड बेस्ट जो उनको लगता है मैच उसको कहीं ना कहीं ओपनर में डालते हैं। मैं अगर और जैसा कि मैंने बोला है 5 मैच वाला जब से फॉर्मेट आया है तो ट्रिपल एच यही करना है कि जो एक मैच मेन इवेंट के लिए सेट है वो तो है, लेकिन जो दूसरा बेस्ट मैच होगा कार्ड के ऊपर है वो टाइटल मैच है, क्योंकि चैंपियनशिप की वैल्यू वो कम नहीं करना चाहते तो वो ओपनर में रख देते हैं। बेसिकली इस पॉइंट पे ओपनिंग और क्लोजिंग मैच की जो वर्थ है वो सेम ही हो गई ऑलमोस्ट। बट इस कार्ड को देख के अगर मैं बोलूँ तो बीच में जो एक मैच टपका है, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ट्रिपल एच को बोल पाना एग्जैक्ट। वैसे आयुष ने जो बात बोली वही होता है कि ओपनिंग और किक ऑफ नहीं, किक ऑफ और मेन इवेंट वाला ही। बट
फिर आज के मैच का जो थोड़ा आज के कार्ड का थोड़ा सा डिफरेंट मामला था, वो बीच में स्ट्रैप मैच की वजह से। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मैंने इस मैच को बहुत एंजॉय किया, बट मेरा ज़्यादा फोकस स्टोरी टेलिंग पे भी रहता है, वो भी इन्होंने किया। अब यार मैं पता नहीं क्यों ही क्या ही क्रिटिसिज्म कर लूँ इसमें। केविन ओवंस हर बार आ जाते हैं अपना काम करने, कोडी रोड्स को वो स्टोरी लाइन नहीं मिल रही, तो मैं देखो इसको ज़्यादा रेट करता आई थिंक अगर इसमें वो है कि मतलब कुछ ऐसा फ्रेश मेरे को फील होता, वो एलिमेंट मिसिंग है, वो स्मैकडाउन से ही पता था। मैच अच्छा था, लेकिन मैं इसको जैसा मैं बीच में खेलता हूँ हर बार की तरह, मैं 4.25 स्टार की रेटिंग ही दूंगा। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, बढ़ा के दे सकता हूँ, बट फिर भी स्टिल अभी कोडी रोड्स से मुझे उम्मीद है कि वो रेटिंग मतलब मेरे को लगता है कि और कुछ बढ़िया करेंगे अभी जब उनको मैच मिलेंगे अच्छे। और 100% मैं एग्री करूँगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ लोग ना रोहित ये भी सोचते हैं कि कोई कोडी रोड्स की रेन बेकार है, कोडी क्या ही कर रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो नॉर्मल है। लेकिन छोटी छोटी एक डिटेल जैसे मैं मेंशन करूँगा इस मैच में, किस तरीके से वेड बैरेट कमेंट्री पे चिल्ला रहे हैं कि भाई केविन तेरे को करना चाहिए ट्रिगर पुल कोडी के ऊपर, और केविन ओवेंस रुक के वहाँ पे वेड बैरेट को भी जवाब दे रहे हैं कि भाई शट अप। तो ये लोग काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सोचते हैं समझते हैं कि भाई इतनी सी भी स्टोरी है तो इसको बेटर कैसे दिखाएं। और रेटिंग को मैं मैच करूँ आई थिंक 4.5 भी दे सकते हैं, लेकिन और मैचेस हैं इस कार्ड के ऊपर जो कि उतनी या फिर उससे भी ज़्यादा रेटिंग डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो होना था वो हुआ। और एक चीज़ ऐसी जो मेन इवेंट में हम सोच रहे थे रोहित, उस पर भी थोड़ा सा टच करते हैं कि केविन ओवेंस का हील टर्न होना था जो हुआ नहीं, लेकिन फिर जो मेन इवेंट में ऑर्टन के साथ हुआ वो देख के कहीं ना कहीं लगता है कि जो हुआ वो सही है। नहीं, फिर भी मैं ये बोल रहा था कि मतलब ऐसा मेरा मानना हो सकता है और किसी का अलग टेक हो। आई थिंक केविन ओवंस का फिर, लेकिन वो भी है ना, फिर केविन ओवंस का हील टर्न होता तो स्टोरी और आगे बढ़ती। अब अगर स्मैकडाउन में जाके इन्होंने फिर से केविन ओवंस और ये कोडी रोड्स की फ्यूड को कंटिन्यू किया, तो शायद फिर मैं आके इस पॉडकास्ट में गालियाँ दूंगा। लेकिन अगर हील टर्न नहीं हुआ है तो फिर ठीक है, फिर मतलब कि इस फ्यूड को WWE को यहीं पे स्टॉप करने का ही प्लान है, फिर वो जस्टिफाइड है। और बिल्कुल अगला मैच अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर वर्सेस एल्बा फायर एंड आयला डॉन और ये विमेंस टैग टीम टाइटल्स। देखो भाई, हमने जिस हिसाब से इसकी प्रिडिक्शन करी थी उससे थोड़ा ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट इसके रिव्यू में मिलेगी, बिकॉज मैच और क्राउड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही तुम भाई क्राउड ऐसा डाल दो ना जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, फिर चाहे रोहित रिंग में कुछ भी कर लें मैच बोरिंग ही लगता। देखो ये मैच में जो मैच को लेके ऐसा नहीं है मेरा कोई बहुत ज़्यादा ओपिनियन चेंज हो गया, क्योंकि एट द एंड हमारे लिए स्टोरी ही मैटर करती है ज़्यादा। ठीक है, रेसलिंग मैच हमने उन 15 मिनट के लिए एंजॉय कर लिया, लेकिन उसके बाद अब आगे क्या। तो डेफिनेटली वो जो क्राउड है बर्लिन का, उसने इस मैच में बहुत एनर्जी डाली। और एल्बा फायर और आयला डाउन, इनकी भी अगर मैं बात करूँ, जेड कारगिल बयान का, इन्होंने अपनी पूरे सब, इनकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। बट फिर वही है कि थोड़ी डायरेक्शन लेस WWE की बुकिंग लगती है कि एक बार वो चैंपियन थे, अब दोबारा चैंपियन बन गए हैं, तो उस टाइम पे हारे ही क्यों थे। यहाँ पे कुछ स्प्लिट भी नहीं हुआ। एल्बा फायर एला डाउन ने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि हम बोले उनको उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा स्टॉक हाई हो गया कुछ। मतलब मुझे मैच और इस मैच के क्राउड के अलावा कुछ और खास पॉजिटिव दिखा नहीं, तो मैं बहुत कुछ चेंज नहीं करूँगा। लेकिन ठीक है, मतलब सामने परफॉर्मेंस रिंग में आके बंदे डिलीवर कर रहे हैं, बंदियाँ डिलीवर कर रही हैं, तो आई थिंक उसको फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि ट्रिपल एच जबकि सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन मोमेंट मेकिंग कई बार इतनी स्ट्रांग हो जाती है WWE में कि भूल जाते हैं कि बुकिंग क्या है। क्योंकि स्कॉटलैंड में इनको देना था एल्बा फायर और एलाडॉन को मोमेंट, तो टाइटल जिता दिया। सेम केस सिनेरियो हमने DIY के साथ भी देखा कि भाई अब इनका पुश आएगा, इनको टाइटल मिलेंगे, ले भाई 2 हफ्ते बाद DIY बाहर में जाए। तो भाई आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन रोहित जब तक स्टोरी नहीं है, जब तक टाइटल्स की वैल्यू नहीं है, कितना भी अच्छा मैच कर लो, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि बियांका और जेड की टीम से ऊपर कोई टीम नहीं है पूरे रोस्टर में। अगर ये टाइटल्स को आगे नहीं ले जा पाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी रेटिंग है इस मैच की, मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। वो भी शायद कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई। मतलब ठीक है, शायद रेसलिंग एंजॉय की होगी, बट मैं आई थिंक इसको 2.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि ये फिर अपनी रेटिंग भी जस्टिफाई करनी पड़ जाती है ना कि अरे उस मैच को किसी टाइम में इतनी रेटिंग दे दी थी, अब इसको इतना ज़्यादा कैसे कम होगा? कर तो देता हूँ इतनी भाई, बात 3 कर देता हूँ मैं इसको। सुबह के 5 बजने वाले हैं, अभी थोड़ा हो रहा है ऊपर नीचे मामला, बट ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से हमको भी कुछ अच्छा बोलने का मौका मिले विमेंस टैग टीम डिवीजन के बारे में। बट जिस चीज़ के बारे में मुझे लगता है आयुष और मैं भरे पड़े हैं बहुत कुछ अच्छा बोलने के लिए, वो है CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का स्ट्रैप मैच। और सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने जो स्ट्रैप मैचेस देखे हैं वो पिनफॉल, सबमिशन, वो नॉर्मल टाइप के थे, बुल रोप जैसे। जब ये पता चला कि माइकल कोल ने आई थिंक किक ऑफ में इसको कंफर्म किया था, तो क्या क्या नज़रिया बन रहा था इस मैच को लेके, और क्या इसका आउटकम निकला उसमें? मतलब क्या वो सिमिलर है या मतलब कैसा प्रोडक्ट निकला भाई फिर मैं तो मैच का?
पागल हो जाऊंगा, इस फ्यूड को चलाते रहो, बस यही बोलूंगा, रेसलमेनिया तक चलाते रहो, मेरी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और ये तो क्लियरली रोहित सीएम पंक का ही आइडिया था कि टर्न बकल वाला रूल लेके आओ, क्योंकि भाई ये टर्न बकल वाले रूल से क्या मैच बन गया, क्या बदल गई पूरी मोमेंट। मैं और रोहित डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर इसको टर्न बकल वाली चीज ना होती इसके अंदर तो फिर क्या होता है, टैप आउट से हारता ड्रू मैकिंटायर। मतलब यही तो है कि वो चारों कोनों पे सक्सेशन में वो, क्योंकि उनको करना था, टच करके जाना था, तो इसीलिए मैच में वो मूवमेंट भी आ पाए। जैसे वो टैप आउट कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, फिर मतलब वो जीटी यार, वो तो बहुत ही कूल स्पॉट था कि वो एक बार टच कर लिया, 2 बार टच कर लिया, फिर जीटीएस मारा, फिर टच किया, फिर जीटीएस मारा, फिर वो बंदा एक ब्रेसलेट क्वेश्चन निकाला। है पर मेरा भाई, पूरे मैच में तो जब कुछ टाइम पे बीच में रुक रहे थे तो वो बंद हो रही थी लाइट, पर इस बार सीएम बंग ने पूरा अपना टाइम लिया, तो मतलब मैं रूल ये समझ रहा हूँ कि दूसरे बंदे को तुम्हें मारना पड़ेगा तभी ये लाइट बंद होगी। हाँ, ये रूल कुछ ऐसा था कि इंटरप्ट नहीं होना चाहिए उस बंदे का, वो जो चल रहा है सीक्वेंस। तो क्योंकि उतने टाइम में ड्रू मैकिंटायर लेटा ही हुआ था, तो फिर सीएम पंक को उसका अच्छा फायदा मिल गया। और हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर ही रहता है आयुष इस बात को कि वो ब्रेसलेट क्या सीएम पंक के पास आ जाएगा। आयुष ने बोला था कि वो ब्रेसलेट आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से वो ब्रेसलेट तब तक तो नहीं ही आने वाला सीएम पंक के पास जब तक ये फ्यूड खत्म नहीं हो जाती। अब वो ब्रेसलेट आ गया तो उसका मतलब क्लियर है। अभी ये हम वीडियोस वगैरह अपनी करने के बाद जिस हमने पोस्ट शो में देखा, तो जैसे ड्रू मैकिंटायर ने बोला था वैसे ही सीएम पंक भी बोल रहे हैं कि आई एम डन विद ड्रू मैकिंटायर। लेकिन ऐसे तो छोड़ने नहीं वाले भाई। और आयुष जो बोल रहा है यार, इसको जितना मर्जी है कंटिन्यू करो, वो सब अच्छा है। और हमने वो भी मूवमेंट देखे इसमें कि जैसे जैसे हमने समर स्लैम में कहीं ना कहीं कंप्लेंट थी हमारी कि यार जितना ये बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल जान ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो समर स्लैम में एलिमेंट मिसिंग था। लेकिन शायद हम लोग सही गैस कर रहे थे कि क्योंकि सीएम पंक का ये पहला मैच है इंजरी के बाद, तो वो थोड़ा सा सेफ खेल रहे थे। बट आज उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, सारे स्पॉट्स वो ले रहे हैं। और सीएम पंक के तो मतलब खून भी निकल रहा था मुंह से। कुछ लोग भाई अभी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, शायद हेट करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई सीएम पंक कर नहीं सकता, तभी तो ये स्ट्रैप मैच है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ भाई, जिनको चाहिए भाई कि सीएम पंक आके बंदर की तरह तो उछले, वो नहीं कर सकता, वरना अब 45 ईयर्स सीएम पंक की एज है। और उस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं रोहित, उनको जब 45 साल के हो जाएंगे एक बार बैट से पीटना पड़ेगा, तब उनको समझ आएगा कि आखिर चोट लगना होता क्या है। ये लग रहा है लेकिन अंदर आयुष के अंदर का जो बड़ा वाला सीएम पंक फैन है वो ट्रिगर हो रहा है लोगों के ओपिनियन देख के। और मैं इसी सीएम पंक का इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज अगर सीएम पंक आते ही इस मोमेंट पे अपने इस लेवल पे चले जाते तो भाई मैं लाइन में नंबर 1 पे होता, और मैं सीएम पंक के आगे मेरा कोई फेवरेट सुपरस्टार है ही नहीं। लेकिन आज जो देखने को मिला, जैसे वो मोमेंट थी जब ड्रू अपने कंधे पे आराम से पंक को लेके घूम रहे हैं और पीछे पीछे से वो भी टैप कर रहा है, और फिर आखिरी में जब पता लगा तो लड़ रहे हैं दोनों बच्चों की तरह। भाई मतलब रोहित कैसे सोच, मतलब इस मैच में, जैसे मैं कोडी वाले मैच में बोल रहा हूँ, ये जो मैच का स्टिपुलेशन ये बस होते, सोचते कैसे हैं भाई बैठ के कि ये करेंगे स्पॉट्स हम। जैसे जिन लोगों को ऐसा बिल्कुल प्योर रेसलिंग पसंद होती है, जो एग्जीबिशन टाइप के मैचेस होते हैं, इसीलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। क्योंकि जैसे ये जो मूवमेंट बीच बीच में डालते हैं कि सीएम पंक के पास मौका था, वो सारे चारों कॉर्नर को छू सकते थे, लेकिन उन्होंने वो कॉर्नर छुए नहीं, और उसकी वजह से वो रिंग साइड पर जाकर ड्रू मैकिंटायर उनको मारते हैं। फिर जैसा अभी आयुष ने बोला कि पीछे पीछे ड्रू मैकिंटायर के सीएम पंक भी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, वो भी टच करते हुए जा रहे हैं, जो ड्रू मैकिंटायर अवेयर नहीं है। अनइंटेंशनली मैं बोलूँगा वो बहुत फनी चीज़ लगी मुझे कि वो कितने मजे में कंधे पे चढ़ा के भाई सीएम पंक की मदद हो रही है वहाँ पे। तो ये मूवमेंट्स बढ़िया बनाते हैं। और क्योंकि हमको पता है भी उनकी फ्यूड खत्म नहीं हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा भाई समर स्लैम वाले मैंने रेटिंग कितनी दी थी। मैं इसको 5 स्टार आई थिंक अभी भी नहीं दूंगा, इस वजह से क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी कुछ रूम अभी और है इम्प्रूवमेंट की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इस उम्मीद से मैं 4.75 स्टार पे इसको रखूंगा कि अभी जो उनका नेक्स्ट मैच होने वाला है पॉसिबली, जैसा हमने सुना है रूमर्स में, बैड ब्लड में शायद हेल इन अ सेल मैच, वहां पे आई थिंक मैं अपना जो 5 स्टार है बचा के रख रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को 5 स्टार दे सकता था, लेकिन बस वही यार, एक बार वो उम्मीद है दिमाग में कि हेल इन अ मैं सेल एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि मेरी समर स्लैम की रेटिंग क्या थी, लेकिन इतना तो मुझे पता कि 5 स्टार तो नहीं थी भाई उस मैच की रेटिंग। एक स्पॉट जो मैं फाइनली और मेंशन करूंगा वो था टेबल वाला स्पॉट। आई डोंट थिंक मैंने वैसा कभी स्पॉट देखा है टेबल पे कि ऐसे बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को नहीं झूले में प्रेम में रख देते हैं, वैसे ड्रू मैकिंटायर ने टेबल पे फेंक दिया भाई पंख को उठा के। मैं अपनी वीडियो में भी ये बोल रहा था कि जैसे हमारे घर में माएँ उठाती है, मैं वैसे उठाया और बड़े आराम से कि ले भाई जाके गिर जा नीचे, बस उसने छोड़ दिया ग्रेविटी के अगेंस्ट। सो तो रेटिंग पे भाई अगर देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि असली अखाड़ा की हिस्ट्री ब्रेक होगी हेल इन अ सेल जब मैच होगा बैड ब्लड में, बिकॉज 5 स्टार से ऊपर हम कभी गए नहीं है। वो गिमिक क्या आई नो, लेकिन उतना ही 4.75 भी गिमिक ही है। तो इसलिए मैं इसको दूंगा 5 आउट ऑफ 5। मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, कोई स्टोरी में कमी नहीं है, मैच में कमी नहीं है,
हेल इन सेल मैच होगा, देखते हैं क्या वो 5 से ऊपर जाएगा, वो बैरियर टूटेगा या नहीं। लेकिन इसके बाद भी जो रोहित मैच हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेड दोनों की प्रिडिक्शन पहली बात तो गलत हो गई भाई, हमको तो लग रहा था कुछ और ही होगा, लेकिन जो ओवेशन थी, जो क्राउड देखना चाहता है, वो डेसिबल मीटर सबसे ऊंचा आज गया, वो तभी गया जब डोमिनिक पिटे। पहले तो मैं यार वो डेसिबल मीटर का ही पूछना चाहूंगा, वो असली भी होता है या वो एनिमेशन है? भाई देखो पता नहीं, बिकॉज उनको पता है कि कोडी की वो पे करना है, ऑटन का गाना गा रहे हैं, उनको पता है कब सबसे ज्यादा शोर मचेगा, वो कभी 90 से नीचे नहीं जाता, बस ये पता है मुझे, शुरू ही 90 से होता है वो। नहीं, मैंने उसको कई बार ऐसा नोट करने की कोशिश की कि जब वॉइस गाना चल रहा है तो क्या जब वो पीक आती है तो होता है, तो उसी पॉइंट पे वो होता है, हो सकता है सही भी हो। भाई इसका मतलब है कि अब मैं और रोहित, जब हम लोग अगर कभी जाएंगे ऐसे यूरोपियन शो देखना, तो हम लेके जाएंगे अपना मीटर। तब आपको क्लैरिटी दे सकते हो इसकी, वरना ये भी वैसे ही शायद हो सकता है एक क्या बोलते हैं उसे, ऐसे WWE अटेंडेंस अपनी बढ़ा के दिखाते थे, तो क्या पता ये जो डेसिबल है वो भी बढ़ा के दिखाया हो। तो जैसे हम इस मैच की बात करते हैं, मिक्स टैग टीम मैच की, तो ये मैच पता था ऐसा होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से उसने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया। मैं तो सोच रहा था कि भाई एक रिपटाइड वाला मूवमेंट होगा, वो पड़ेगा नहीं, ठीक है, बड़ा ही एंड में हमको ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगी, लेकिन भाई कॉर्नर पे जाके रिया रिप्ली चोक भी कर रही है, उन्होंने तो अच्छे तरीके से डोमिनिक को मारा भी है, फिर एंड में पिन फॉल जिस तरीके से होता है वो भी बहुत सारे लोगों को मूवमेंट पसंद आया है। तो डेवन प्रीस्ट और फिन बैलर की भी जो स्टोरी है वो भी हमने देखी, तो जो भी WWE के पास बेस्ट पॉसिबल चीज़ें थी, ट्रिपल एच के पास जो सारी चीज़ें थी, उन्होंने सब डिलीवर करी। भाई मैं तो कुछ नहीं कंप्लेन कर सकता यार इससे, सब मतलब ऐसा लग रहा है सारे बॉक्स से टिक कर दिए गए। थोड़ा सा शायद ये बोला जा सकता है कि क्या ये मैच के रिजल्ट में डेवन प्रीस्ट और रिया रिप्ली का जीतना थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि शायद नहीं होना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेवन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के पास वैसे भी चैंपियनशिप नहीं है, तो कई बार चैंपियनशिप की तरफ जाने के लिए WWE सुपरस्टार्स को मोमेंटम देती, तो उस हिसाब से ये भी लॉजिकल है। और हमने प्रिडिक्शंस में बात करी भी थी कि कैसे ये दोनों ही हारे हैं समर स्लैम में, और 2 बड़े लॉसेस लेके जब दोनों आ रहे हैं, तो एक और बड़ा लॉस देके जजमेंट डे को स्ट्रॉन्ग दिखा सकते थे। लेकिन आई डोंट थिंक रोहित, अगर मैच जीत भी जाते डोमिनिक और लिव मॉर्गन, तो जो उनकी जिस तरीके से लोग उनको देख रहे हैं, जितनी हीट उन पे है, वो बढ़ती नहीं उससे ज़्यादा, वो अभी भी उतनी रहेगी हारने के बाद भी। और जो एक्चुअली वो मोमेंट था ना, जब 619 लग के स्प्लैश लगी, मुझे लग रहा था बस हो गया काम खत्म। लेकिन वो डेमियन प्रीस्ट का किक आउट मेरे लिए पर्सनली बहुत अनएक्सपेक्टेड था। रिप टाइड वाला मुझे सीन बहुत सही लगा एंड में, डेमियन प्रीस्ट भाई पॉइंट कर रहे हैं, और वो रिया रिप्ली का भाई पिन करने का तरीका भी कुछ अनोखा है, वो मतलब कर रहे हैं हमने अपनी तैयारी जो उनकी चल रही है चलाने दो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विन इसलिए भी दी गई बिकॉज अब बैड ब्लड के लिए फिर से ये टेरर ट्विंस अपनी अलग अलग स्टोरी में चले जाएंगे, फिन बैलर के साथ और रिया रिप्ली लिव मॉर्गन के साथ लड़ेंगी, तो शायद उससे पहले इनको स्ट्रॉन्ग विक्ट्रीज दी है दोनों को आज। मतलब स्टोरी, इनकी स्टोरी में इतनी डेप्थ है कि अब मैं सोच भी रहा हूँ कि अगर डेवन प्रीस्ट और रिया रिप्ली हार भी जाती, सिर्फ मैच का फिनिश कुछ और होता है, लेकिन मैच के मूवमेंट्स ही ऐसे होते तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी अगर इस मैच की रेटिंग सोचूं यार, तो मेरे को, मैं सही बताऊं, 4.75 स्टार मैंने ड्रू और सीएम पंक को दिए, लेकिन मैं भाई इसको 5 स्टार ही दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ये मैच ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक से ज़्यादा पसंद आया, उसका मेरा रीज़न बहुत अलग है 4.75 स्टार देने का मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो मेरे को तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं लगी भाई, मैंने इसको पूरा एंजॉय किया। रेसलिंग वाइज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगा ऐसी भी क्या रेसलिंग थी, बट मेरे लिए एंटरटेनमेंट का मतलब है एंटरटेनमेंट, तो भाई मेरी तो 5 स्टार है इसकी रेटिंग। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसी रेटिंग वाला पॉडकास्ट ना सुबह ही 4:30 बजे रिकॉर्ड हो सकता है बिना नींद के। अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए कि मतलब क्या बोलूँ मैं इसके ऊपर, छोड़ो। लेकिन मेरी रेटिंग जो रहेगी वो रहेगी 4.25 या 4.5 स्टार कह सकते हैं। 4.5 में 2.25 वाली गेम में वो मज़ा नहीं आता कभी कभी, लेकिन कोडी को आज दे दिए 4.5 में इसको दूंगा, कोई इसमें कमी नहीं लगी। लेकिन रोहित, मेन इवेंट ये तो मैं रोहित से ही स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है तो वो रोहित है। तो यार देखो, रैंडी ऑर्टन को जब मैंने आज लाल चड्डी में आते हुए देखा, तो मैं तो भाई बैठा हुआ था, खड़ा हो गया कि अरे रैंडी ऑर्टन तो ऐसा आया है। और फिर जब उन्होंने आंखों में उंगली करी गुंथर के, वो बिल्कुल अपने जो इविल इंटेंशंस है वो सब दिखाई रैंडी ऑर्टन ने, टिपिकल रैंडी ऑर्टन स्टाइल ये मैच था। मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ कि रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के मैचेस बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, वो स्पेस को वैसे लेके चलते हैं। रैंडी ऑर्टन के भी चेहरे पर हमेशा बहुत ही ज़्यादा ना एनिमेटेड से लगेंगे रैंडी ऑर्टन, हमेशा ही कभी क्राउड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी गुंदर के साथ कुछ बोल रहे हैं, हमेशा उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी किसी फैन को देख के बात कर रहे हैं, कभी आसपास देख रहे हैं कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, किसके साथ वो क्या कर सकते हैं। तो हमेशा ही
उनका मैच का रेसलिंग स्टाइल कभी फास्ट पेस नहीं होता, और बहुत सारे लोगों को फिर उस हिसाब से शुरुआत के 5 मिनट काटने मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज तो मैं कहूँगा कि जो बर्लिन का क्राउड है उसने वो वाला काम भी बहुत आसान कर दिया। अब देखो इस मैच में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, देखो ये बात कहीं ना कहीं पता है कि गुंतर वो बंदा है जिसके पास चैंपियनशिप आ जाए तो वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। रैंडी ओर्टन को ऑलरेडी वो किंग ऑफ द रिंग में हरा चुके हैं, तो अगर वो दोबारा से रैंडी ओर्टन के सामने जीते हैं, इसका मतलब कि भाई गुंथर कुछ नया भी नहीं, कुछ बहुत सरप्राइजिंग भी नहीं है कि रैंडी ओर्टन जैसा बंदा आ रहा है, और सोचो हम लोग ऐसे भी कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है, क्योंकि गुंथर ने अपनी जो पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे इम्पैक्ट दिखाया वही कुछ ऐसा है। मेरे को कुछ कंप्लेंट नहीं है कि रैंडी ओर्टन नहीं जीता ये वो, क्योंकि पता है आगे कोडी रोड्स की तरफ उनका अगर प्रोग्राम जा रहा है तो फिर इसमें कुछ गलत नहीं है। बट इस मैच का फिनिश, बहुत सारे लोगों को इससे कंप्लेंट है, या तो ऐसे उसको दो तरीके से देख सकते हैं कि वो स्लीपर होल्ड को या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है उस तरीके से, लेकिन फिर भी वो जो बहुत ज़्यादा होता नहीं, बड़ी बड़ी केओटिक सी, और जैसे आरके फिनिशर है, वो है तो एक फिनिशर, लेकिन जैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो क्राउड को वो एकदम से हिला देता है, वो स्लीपर होल्ड में अब लोगों को बहुत बात लगती नहीं, और कहते हैं भाई ये बहुत ओल्ड स्कूल चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये अंडरटेकर के हेल्स गेट वाला स्टाइल है कि टोमस्टोन भी है तो हमारे पास चोक स्लैम भी है, गुंथर के पास चॉप्स हैं, गुंथर के पास पावर बॉम्ब है, लेकिन वो सब लगाने के बाद भी अब वो ये नहीं कर सकता कि 5 पावर बॉम्ब लगा रहा है। तो वो एक और ऐसा मूव चाहिए कि अगर वो लगा तो भाई वो तभी लगेगा बहुत कम। और हमने देखा समर स्लैम में भी चोक से ही गुंथर जीते थे, आई थिंक डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट भी। तो ये चोक को, हाँ ये हो सकती है बात कि एक इस्टेब्लिश करने का नया स्टाइल हो सकता है। या और फिर इसको ऐसे नहीं देख सकते कि भाई रैंडी ओर्टन को ही ऐसे पिनफॉल नहीं करवाना चाहते थे, तो पास आउट ही सबसे बेटर था। आई थिंक सो, बिकॉज रैंडी ऑर्टन को भाई सोचो आप, वो क्लीन पिन हो गए और अब उसके बाद अभी हम बात करते हैं उस पर कि क्या नेक्स्ट हो सकता है ऑर्टन के लिए। तो प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी था मेन इवेंट में। और गुंथर को तो भाई हमें पता ही था कि टाइटल यहाँ पे जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू उनसे लेगी नहीं। यहाँ पे कुछ मोमेंट्स थी रोहित जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी ज़रूर थी। जैसे सबसे कूलेस्ट स्पॉट ऑब्वियसली वो साइड स्लैम थी रैंडी ऑर्टन के अनाउंसर्स टेबल के थ्रू, जो कभी आज से पहले हमने इस स्टाइल में नहीं देखी। और उसके बाद वो जो पोज कर रहे हैं और वो शॉट दूर से दिखाया जा रहा है ऑर्टन के पोज का, और मुझे ऐसा लगा कि जबकि भाई पूरे पेपर में क्राउड हम कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 था, इस मैच में 11 हो गया। रैंडी मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि एक तो गुंथर भी वहीं से बिलोंग करते हैं, वही वहाँ के वो लेजेंड हैं, जैसे खुद रैंडी ओर्टन ने बोला रैंडी ओर्टन लेजेंड किलर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ही वो खुद लेजेंड है। तो वो जो होता है ना कि भाई स्टार आ गए हैं दो बहुत बड़े वाले, उसकी वजह से क्राउड की जो टैंक है वो फिर भी गैसेस से पूरे फुल थे भाई, एंड तक आते आते भी उन्होंने वो चीज़ करी है। आरकेओ के ऊपर भाई, आरकेओ लगने से पहले लोग आरकेओ चिल्ला रहे हैं, ऐसा हमने कितनी बार ही देखा हुआ है। रैंडी ओर्टन का म्यूजिक गा रहे हैं, मैंने पूरा देखा भाई, 6 मिनट की पूरी रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस हुई है, जो कि होती नहीं है। तो और वो इसी वजह से, क्योंकि पता है वो क्राउड वहाँ पे ऐसे ही गाना गाएगा, और उन्होंने गाया भी। रैंडी ओर्टन ने भी ऐसे, मेरे ख्याल से ये वाला जो स्पॉट है स्टील स्टेप्स वाला एक के ऊपर एक रखने वाला, वो हमेशा ही मेमोरेबल रहेगा। जैसे हमेशा वो सिंह ब्रदर्स में से किसी एक को तो पड़ा था, वो हमेशा ही कहीं ना कहीं मीम में जीआईएफ में कोई वीडियो डाल देता, कोई वो रैंडी ओर्टन का वो फेशियल एक्सप्रेशन है वैसा कुछ कर देता। तो आज इस मैच से वो वाला मोमेंट आया। मैं बोलूँगा मेरे को किंग ऑफ द रिंग वाले मैच से भी ज़्यादा पसंद आया, बट एंडिंग में बोलूँगा थोड़ा सा ये बकवास सी लगी मुझे। और एक सवाल भी है ये कि ये जो मैच है, तो क्या हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये बैश इन बर्लिन के लिए गुंथर को एक अपोनेंट देने के लिए मैच था? लगता तो ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि जो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का रीज़न रहा था वो ये कि भाई देखो रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स इजीली बेस्ट मैच था कोडी रोड्स के लिए स्मैकडाउन पे, लेकिन वो बैड ब्लड से शुरुआत करना चाहते हैं, या तो वही एक मैच होगा रैंडी और कोडी का बैड ब्लड में। तो शायद उसके अलावा अब उनके पास ऑप्शन कुछ था नहीं, तो जो ऑप्शन बचा वो यहाँ पे कर दिया। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम एंड में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से एंडिंग हुई था देखने को मिली, अगर ये कोडी वर्सेस रैंडी में नहीं लीड करता फिर ये दोनों मैचेस की एंडिंग जो है वो इलॉजिकल है मेरे हिसाब से, कि क्यों ये इतने खुश होकर स्पोर्ट्समैनशिप पे दिखा रहे हैं जब आगे इनके लिए कुछ है नहीं स्टोरी में। तो यहाँ से मुझे जहाँ तक लगता है ऑर्टन की जो टेम्परेरी जर्नी है मंडे नाइट रॉ पे वो खत्म हो गई है, और यहाँ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे वापस जाना पड़ेगा। और कोडी रोड्स के सामने आई डोंट नो कि कैसे होगा वो हील टर्न, क्योंकि फिर केविन ओवेंस क्या करेंगे, केविन ओवेंस क्या फिर शुरू से शुरू करे आप दोबारा अपना सब कुछ। देखो यार, रैंडी ओर्टन ऐसा है कि अगर उसने हाथ मिला लिया, और जैसा रैंडी ओर्टन की हिस्ट्री रही है, वो ऐसा तो बंदा नहीं है कि हारने के बाद भी हाथ मिला के जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ प्लान होने ही चाहिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये गाने हम पिछले साल सर्वाइवर सीरीज से ही गा रहे हैं, अब होगा तब होगा, वो होते होते कुछ लोग कह रहे हैं रोहित कि ब्रॉक लेसनर भी कोडी का हाथ मिला के गया था, उसके बाद कभी दिखा नहीं, आप केविन ओवेंस का कुछ पता नहीं।
वैसे ये बात बहुत सही बोली है कि अभी जैसे आई थिंक हम तो वो बंदे नहीं है जो एकदम से चढ़ जाते हैं बैठ जाते हैं भाई ये क्या हो गया, क्योंकि इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है भाई, एंटरटेनमेंट का ही प्रोडक्ट है, देखो मजे लो अपना, कंटेंट सुनो, स्पॉटिफाई पे सुनो, यूट्यूब पे देखो, ट्विटर पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ। लेकिन अगर स्मैकडाउन में और रॉ में ये फिर से कहानी घसीट देते हैं केविन ओवंस और कोडी रोड्स की ही, और रैंडी ओर्टन फिर से ऐसा लगता है कहीं शेल्फ में चले गए, तो भाई इससे फिर मुझे लगता नहीं बेकार कोई चीज़ हो सकती है। ओवरऑल मैंने इस मैच को पूरे टाइम ही इंजॉय किया, क्योंकि वो दिमाग में कहीं 0.% में तो चांस था कि क्या पता रैंडी ओर्टन जीत सकते, जो एक शॉकिंग एलिमेंट बढ़िया होता। और फिर दिमाग में ये भी आता है कि भाई क्या पता रैंडी ओर्टन भी अगले साल तक थोड़े अपना जो नंबर्स हैं टाइटल रेन का, नहीं टाइटल विक्ट्री के टाइम्स का, उसको बढ़ा लें, फिर क्या पता किसी को चैलेंज करें, वो चीज़ हुई नहीं। बट मैं मैच को मैंने एंजॉय किया, सिर्फ एंडिंग की वजह से मैं कुछ बोलूँगा नहीं भाई। 4.5 स्टार में रेटिंग रही, मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। और बिल्कुल मैं एग्री करूँगा, यहाँ पे 4.5 भी मेरी भी रेटिंग रहेगी। और ये कमेंट्री पे आज एटलीस्ट एक्नॉलेज करा जा रहा था 15 टाइम सुनने को तो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में देखने को मिले। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, बेबी फेसिस को पूरी फ्रीडम होती है भाई, क्राउड के साथ वो आराम से खेल सकते हैं। और गुंथर को जैसे अपना चेहरा बना के रखना पड़ रहा था, ऑर्टन एक टाइम पे गुंथर को कह रहे थे भाई रुक जा, 2 मिनट इंजॉय करने थे मेरे को, ये क्या हो रहा है, मैक्सिकन मिनट चल रही है, इनको खेलने दे। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया था। और रोहित, मैं पूछना चाहता हूँ इससे पहले मैच ऑफ द नाइट पे आए, कि क्या ये रेसलमेनिया के बाद इस साल का मोस्ट कंप्लीट पेपर व्यू है? इतनी हाई रेटिंग्स गई हैं, हर मैच को हमने हाई रेट किया ऑलमोस्ट। यार वही मतलब इस चीज़ ने मतलब इस पूरे पेपर व्यू में मैच की क्वालिटी इतनी अच्छी हुई है कि थोड़ा बहुत हमारा ध्यान इससे तो ज़रूर हटा दिया कि मैच की स्टोरी क्या थी, उसमें क्या हुआ, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। हम ना आगे का सोच रहे हैं ना पीछे क्या हुआ उसका सोच रहे हैं, हम सिर्फ इस बैश एंड बर्लिन के ऊपर पूरा रेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये तो नहीं बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा डिलीवर किया, लेकिन जैसा सोचा था अच्छे रेसलिंग मैचेस होंगे वैसा होगा। और ट्रिपल एच के टाइम में आई थिंक एक रेसलिंग प्रोडक्ट के हिसाब से जो कहते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग स्कूल या बहुत ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो उस टाइप का ही था। मेरा अगर मैच ऑफ द नाइट बोलूँ तो भाई बहुत ज़्यादा अटपटा लग सकता, बट मैं वो टैग टीम मैच वाले को मैच ऑफ द नाइट दूंगा, 5 स्टार उसको मैंने रेटिंग दी। बट मैं आई थिंक बराबर लेवल पे ही रखूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक से वैसे डिलीवर करने के लिए। बट वो मिक्स टैग टीम मैच से मेरे को भाई कोई कंप्लेंट नहीं है बिल्कुल। वो ये भी नहीं वो चल इसमें तो हम रो सकते हैं यार, मेन इवेंट में किक ऑफ वो भाई वो 5 स्टार सिर्फ है, वो रिया रिप्ली के पिन को अब भाई उसको जिस तरीके से भी देखना हो, लेकिन प्रॉपर स्टोरी लाइन, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, और मैच का फिनिश, सब चीज़ देखो, और मैच के अंदर सारे मूवमेंट्स भी थे, तो भाई वो ओवरऑल पूरा एक पैकेज मैच था मेरे साथ। तो मेरे लिए तो वो मैच ऑफ द नाइट है, जो बड़ा अटपटा है। मैंने भी नहीं सोचा था मैं दूंगा, लेकिन दे रहा हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम 5 मैच है शो पे और उसमें से 4 जो हैं, 4 से भी ज़्यादा उनकी रेटिंग जा रही है। लेकिन विदाउट डाउट मेरे लिए मैच ऑफ द नाइट होगा सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर। आई थिंक सबसे ज़्यादा वोट इसको कल प्रिडिक्शंस पे मिले थे। देखते हैं आज क्या टैग टीम मैच तो नहीं जीत जाएगा पोल में, तो इसलिए गाइस नीचे पोल वेट कर रही है आप लोगों का। और बैड ब्लड रोहित प्रॉबली एक ऐसा शो बन सकता है जिसके बाद हम रेसलमेनिया 40 के बाद उसी को रखें, या उसको बीट भी कर सकता है। देखो बैड ब्लड के लिए भी एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी है, लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि रोमन रेंस का वहाँ पे क्या सीन होने वाला है, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बेवकूफ़ी कर रही है जो भी रिसेंट टाइम में उन्होंने किया है, तो फिर चीज़ें बेकार हो सकती है। बट होपफुली चीज़ें सब कुछ बढ़िया ही होंगी, और जैसे जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू पे आपको बढ़िया चीज़ें दिखेंगी, वैसे वैसे हम भी आपके लिए जो कंटेंट है वो इंप्रूव करते रहेंगे। अगर आपने अब तक स्पॉटिफाई पर भाई रेट नहीं किया तो कर दो यार। देखो हम लगातार आपके लिए पिछले 2 महीने से तो कंसिस्टेंट ही सारे कंटेंट लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा, बैड ब्लड के बारे में शायद वो कुछ हो सकता है। तब तक आप स्पॉटिफाई पे फॉलो बटन और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन में मिल जाए। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।